Welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the inflammation. What is inflammation? Inflammation is a normal protective response to tissue injury caused by physical trauma, non-toxic chemical और microbiological agent. इन्फ्लेमेशन जो होता है वो हमारे पास एक नॉर्मल हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो किसी भी तीन चीज़ों के खिलाफ फिजिकल ट्रॉमा हो गया, फॉर एग्जांपल आपको कोई चोट लगी, कोई केमिकल हमारी बॉडी में आ गया या कोई भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट आ गया एजेंट उसका, जिसके खिलाफ क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। तो वो हमारे पास क्या आ गया, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस आ गया। इन्फ्लेमेशन जो होती है ये बॉडी का इफेक्ट होता है कि इनएक्टिव और डिस्ट्रॉय करना इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को और उसको रिमूव करना इरिटेंट को और सेट करना स्टेज फॉर अ टिश्यू रिपेयर। When healing is completed, the inflammatory process usually subside. जब हीलिंग हो जाती है तो वो जो इन्फ्लेमेशन का नॉर्मल प्रोसेस है वो सबसाइड हो जाता है। इन्फ्लेमेशन के बारे में 3-4 बातें पता होना ज़रूरी है ताकि हम पढ़ सकें कि हम क्या आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं। अगर आप लिपन कोड खोलेंगे तो ये चैप्टर नंबर 38 है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक एंड एनाल्जेसिक एजेंट, विच इज़ पेज नंबर 508 पे है। और वो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एंटी इन्फ्लेमेशन, जिसमें हम यूज़ करें एनसेड्स को। एनसेड्स इज नॉन स्टीरॉयडेड एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग। इन्फ्लेमेशन जो है वो हमारे पास, हमने अभी तक बात की कि इन्फ्लेमेशन एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो किसी भी केमिकल, मैकेनिकल या हमारे पास कोई भी फिज़िकल ट्रॉमा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एजेंट आया उसको हमने रिमूव किया और एक सेट की स्टेज टिश्यू के रिपेयर के लिए। हीलिंग कंप्लीट होती है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को। एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग जो होती है ये मॉडुलेट कर रही होती है प्रोसेस को और इसका गोल क्या होता है कि रिड्यूस करना इन्फ्लेमेशन और पेन को और स्लो करना डिजीज़ का प्रोग्रेशन। तो हम इस इन्फ्लेमेशन के खिलाफ एंटी इन्फ्लेमेशन लेते हैं। वो कौन सी होती है, वो एनसेड्स होते हैं जो नॉन स्टीरॉयडल होते हैं, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अगर हम ज़्यादा अरसे के लिए स्टीरॉयड ड्रग लेंगे तो वो हमारे डीएनए में चेंज लेके आएगी जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज होगा हमारी बॉडी के लिए और एक हमारे लिए नुकसान की बात है। इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉन स्टीरॉयड यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब एनसेड्स होती क्या है, एंस्टन के लिए व्हाट इज़ प्रोस्थेटाग्लैंडोन। अगर मैं इसका ओवरव्यू दूँ तो ये याद रखना कि इसने क्या करना है, जब भी कोई एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग खा रहे हैं उसने प्रोस्थेटाग्लैंडोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करना है। तो इससे साबित हुआ बात कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे प्रोस्थेटाग्लैंडोन की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही होती है जो स्वेलिंग कर रहा होता है। ठीक है, अब हमने ऐसी दवाई लेनी है जो प्रोस्थेटाग्लैंडोन को कम करे ना, वो हमारे पास ड्रग क्या होगी, एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग होगी। पहली बात होगी। दूसरी बात, इसमें 2 प्रोसेस हो रहे थे जो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे। ठीक है, एनसेड एक्ट ऑफ इनहिबिटेड द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्थेटाग्लैंडोन। ये बात क्लियर होगी कि इनहिबिटेड की प्रोस्थेटाग्लैंडोन जो होता है ये कंपाउंड होता है जो प्रोड्यूस कर रहे थे मिन्यूट क्वांटिटी बाय वर्चुअली ऑल टिश्यू। हर टिश्यू जो होता है वो मिन्यूट क्वांटिटी में ये बना रहा होता है। ये जर्नली एक्ट कर रहे होते हैं टिश्यू के ऊपर और सिंथेसाइज हो रहे होता है और रैपिडली मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं और इनएक्टिव प्रोडक्ट देयर साइट ऑफ एक्शन। ठीक होगा, मतलब आपने कहा कि ये मिन्यूट क्वांटिटी में बन रहे हैं, टिश्यू की साइड पे बन रहे हैं, वहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं, वहाँ पे मेटाबोलाइज हो रहे हैं। प्रोस्थेटाग्लैंडोन जो होता है वो सर्कुलेट नहीं कर रहा था ब्लड में सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन में। प्रोस्थेटाग्लैंडोन जो होता है ये हार्मोन लाइक सब्सटेंस है जो अफेक्ट कर रहा था सेवरल बॉडीली फंक्शन, जिसमें इन्फ्लेमेशन, पेन या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं उनको प्रोस्थेटाग्लैंडोन क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। अफेक्ट टिश्यू वुड release prostaglandin that trigger the inflammatory response causing the blood vessel to leak the fluid into the tissue and swelling। अब जब इफेक्टिव टिश्यू होगा, जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे क्या होगा, प्रोस्थेटाग्लैंडोन ट्रिगर होगा और वो वहाँ पे क्या करेगा, ब्लड वेसल्स और लीक करेगा फ्लूइड को, जिसकी वजह से वो जगह आपको सूजा हुआ नजर आएगा। थ्रोम्बोक्सिन ल्यूक्राइंस आर रिलेटेड लिपिड दैट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सेम प्रिकर्सर एज अ प्रोस्थेटाग्लैंडोन। प्रोस्थेटाग्लैंडोन का कि आगे जाके स्लाइड में आर्कोडोनिक एसिड होता है, वो प्रिकर्सर होता है, उससे बनता है हमारे पास आर्कोडोनिक एसिड से बना प्रोस्थेटाग्लैंडोन। प्रोस्थेटाग्लैंडोन के साथ साथ जो दरमियान में प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो थ्रोम्बोक्सिस और ल्यूक्रीन्स बन रहे होते हैं जो लिपिड सिंथेसिस कंपाउंड होता है जो प्रोस्थेटाग्लैंडोन के प्रिकर्सर से बने, मतलब आर्कोडोनिक एसिड से बने।
सिंथेसिस ऑफ प्रोस्थेटाग्लैंडोन हम करने लगे हैं। आर्कोडोनिक एसिड जो प्राइमरी प्रिकर्सर होता है प्रोस्थेटाग्लैंडोन का, ये बात अभी डिस्कस की। आर्कोडोनिक एसिड जो होता है ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद होता है, फास्फोलिपिड के सेल मेम्ब्रेन के। फी आर्कोडोनिक एसिड जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है टिश्यू में और एक्शन कर रहा होता है फास्फोलाइपेज का। ठीक होगा। 3 बातें आर्कोडोनिक एसिड के बारे में पता होना ज़रूरी है कि ये प्रिकर्सर है प्रोस्थेटाग्लैंडोन का। ये जो है फास्फोलिपिड है सेल मेम्ब्रेन का। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है कि फास्फोलिपिड और फास्फोलाइपेज के जैसा एक्शन कर रहा है, जैसे करेगा तो वो रिलीज़ हो जाएगा। अब 2 कंपाउंड आते हैं इसके फॉर्म के, जिसमें साइक्लोजेनेसिस आ रहा होता है, साइक्लोऑक्सीजनेज 2 आ रहा होता है। साइक्लोऑक्सीजनेज 1 जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्थेनॉइड्स, वेयर साइक्लोऑक्सीजन 2 जो होता है ये एलिवेट कर रहा होता है प्रोस्थेनॉइड की सिक्रीशन को, जो क्रॉनिक डिजीज या इन्फ्लेमेशन में होती है। ठीक होगा। COX1 जो है इसने क्या बनाया, प्रोस्थेटानॉइड्स। प्रोस्थेटानॉइड्स क्या, प्रोस्थेटाग्लैंड। COX2 ने एलिवेशन कर दी, मतलब आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ होगी, काफ़ी अरसे के लिए प्रोस्थेटाग्लैंड रिलीज हो, उसकी सिक्रीशन को ज़्यादा करने के लिए हमारे पास COX2 आ रहा होता है। आर्कोडोनिक एसिड प्रोस्थेटाग्लैंडोन, COX1 और COX2 क्या है हमारे पास, कैटलिस्ट आ गए। देन उसके बाद अगर आप डायग्राम देखें तो ये हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइडेड है। COX1 जीन ट्रांसक्रिप्शन करके मैसेंजर RNA बना रही है। COX1 की बात करें तो वो आगे जाके COX1 क्या बनाएगी, आर्कोडोनिक एसिड। जबकि COX2 जो है ये आपको ज़्यादा कब बनेगा, कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया, कोई टिश्यू इंजरी आ गई, कोई स्कीमिया हो गया, कोई न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ आ गई, उससे मैसेंजर RNA बना और उससे दोबारा बन जाएगा हमारे पास COX2 से क्या बनेगा, प्रोस्थेटाग्लैंड। ऑलराइट। देन उसके बाद एंसिड्स होते क्या है, एंसिड्स जो होता है वो ग्रुप ऑफ केमिकल और डिसिमिलर एजेंट होता है जो डिफरेंट कर रहा होता है एंटीबायोटिक फीवर की एक्टिविटी में, मतलब उसके फीवर के खिलाफ, एनाल्जेसिस मतलब पेन के खिलाफ, और एंटी इन्फ्लेमेशन के खिलाफ। फॉर एग्जांपल आप पैनाडोल ले रहे होते हैं, कभी आपके सर में दर्द हो रही हो, फीवर हुआ, कोई इन्फ्लेमेशन हुई होती है तो हम पैनाडोल नॉर्मली ले रहे होते हैं, विच इज़ एन एंसिड। एस्पिरिन जो आगे हम डिस्कस करेंगे जाके, ये प्राइमरी इनहिबिट कर रहा था साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को COX1 और COX2 जो कैटेलाइज करे फर्स्ट स्टेप प्रोस्थेटाग्लैंड सिंथेसिस को, लीड टू डिक्रीज द प्रोस्थेटाग्लैंड सिंथेसिस। बहुत बेनिफिशियल एनवन। ये एंसिड्स हम क्यों खा रहे हैं कि COX2 जो है वो प्रोस्थेटाग्लैंड की सिंथेसिस ना करे, इसलिए हम एंसिड्स का यूज़ करें, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग का। कॉमनली जो यूज़ हो रहे थे, एस्पिरिन हो रहा था, सेलॉक्सिब हो रहा था, डाइक्लोरोफिनेंस हो रहा था, फ्लोरोब्रूफिन हो रहा था, इब्रोब्रूफिन हो रहा था, फेंटोरोलिक हो रहा था, फेंटोप्रोफिन हो रहा था, मैग्जिलिन हो रहा था, नेप्रोक्सा, पाइक्रोम, एसिटोमॉर्फिन, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहे थे। अगर आप ये कर ले तो दैट इज़ इनफ। एस्पिरिन की बात कर लेते हैं हम। 3 से 4 जो है जो बुक में दिए गए वही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, उनके कॉमन यूजेस क्या है, उसके इफ़ेक्ट क्या आ रहे हैं। एस्पिरिन को बताने से पहले मैं इसकी 3-4 बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात ये आती है कि एस्पिरिन जो है वो हमारे पास इरिवर्सिबल है। ठीक हो गया। इरिवर्सिबल आ रही होती इनहिबिटर है। ठीक है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर किसकी है, COX1 की। पहली बात आ गई। दूसरी बात ये इसकी आ रही होती है कि एस्पिरिन को अगर हम लो डोज में यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास हार्ट के लिए यूज़ हो रही है, मायोकार्डिक इन्फार्क्शन, स्ट्रोक के लिए। और जब हम हाई डोज में कर रहे थे तब वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के लिए हो रही थी। अक्सर औकात आपने कहते सुना होगा कि अगर मैं एक डिस्प्रिन खाऊं तो मुझे कोई असर नहीं होता, मैं 2 से 3 खाऊंगी तो तब असर होगा, क्योंकि भाई उसने हाई डोज पे ही एंटी इन्फ्लेमेशन एक्टिविटी करनी है। ठीक होगा। अब हम इसका प्रोसेस पढ़ते तो इट इज़ लिटिल बिट ईजी फॉर यू टू मेमोराइज। एस्पिरिन कैन बी कंसिडर एज अ ट्रेडिशनल एंसिड बट इट एग्जिबिट एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी और ओनली एट रिलेटिव हाई डोज दैट रारली यूज। बहुत कम हम एस्पिरिन को जो होता है वो बहुत ज़्यादा डोज पे यूज़ कर रहे थे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एंटी इन्फ्लेमेशन एक्टिविटी के लिए उसको हाई डोज में यूज़ करें। It has gained much more usage at low dose for a prevention of cardiovascular events such as stroke and myocardic infarction. अगर आपने थोड़ी डोज में ली तो वो आपकी स्ट्रोक और मायोकार्डिक इन्फार्क्शन के लिए होगी। एस्पिरिन इज ऑफ्टन डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर एंसिड्स सिंस इट इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी। ये ज़्यादा खतरनाक इसलिए होती है, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है कि ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल वो वाला प्रोसेस होता है जो हमारे पास दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट पे रिवर्सिबल ना जा सके, अपनी दोबारा ओरिजिनल स्टेट पे ना आ सके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एस्पिरिन की यही होती है कि ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है जो इरिवर्सिबली एक्टिवेट करे COX1 और COX2 को। अदर एंसिड्स जो होते हैं रिवर्सिबली इनहिबिटर होते हैं। ठीक है,
थेरेप्यूटिक यूज़ की बात की जाए तो एंटी इन्फ्लेमेशन एक्शन की वजह से इसको हम प्रोस्टेटाग्लैंडिन की फॉर्मेशन की डिमिनिश करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में यूज़ कर रहे होते हैं। एल्जेसिस एक्टिविटी की बात करें तो ये जो होता है पेन को किस तरह कम कर रहा होता है। PGE2 जो सेंसिटिव होता है नर्व एंडिंग के, सेंसिटाइजेशन क्या होता है कि थोड़ा सा भी स्टिमुलस मिला वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन एक्टिवेट होता है? बेरिकार्डिन होता है, हिस्टामिन जो केमिकल्स है आपको पता है, ये हमने पैथोलॉजी में पढ़े हुए हैं कि कौन से केमिकल मीडिएटर होते हैं जो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और डिक्रीज़ कर रहे थे प्रोडक्शन ऑफ PGE2। सेंसिटिव कैन बी डिक्रीज। CO-X2 इन्फ्लेमेशन एंड इंजरी कर रहा था और इनहिबिटेड कर रहा था। CO-X2 इज रिस्पॉन्सिव एनर्जेटिक एक्टिविटी ऑफ एनसिड्स। एंटीपायरेटिक एक्टिविटी की बात करें तो फीवर जो होता है मोस्ट कॉमनली हमारा सेट पॉइंट होता है किधर होता है, हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है, वो एलिवेट होता है। उसमें क्या होता है, पायरोजन सच एज साइटोकाइनेज रिलीज होते हैं फ्रॉम WBCs जो एक्टिवेट कर रहे होते हैं एक्टिवेशन और हाइपरसेंसिटिविटी इन्फ्लेमेशन को। एंजाइम्स लोअर कर रहे होते हैं बॉडी टेम्परेचर को पेशेंट में और फीवर को इस तरह कम कर रहे हैं। देन उसके बाद इसकी एंटी इन्फ्लेमेशन एनाल्जेसिस यूज़ कहाँ पे, थेरेप्यूटिकली हम कोई भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होती है, डीजनरेटिव जॉइंट की होती है डिजीज़, ठीक है। गाउट क्या होता है कि यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स बन जाता है। रेमेडाइड आर्थराइटिस ये भी रीजनरेटिव डिजीज़ होती है लेकिन ये ऑटोम्यून आ रही होती है। हेडेक मोस्ट कॉमनली होती है। डिस्मोनॉर्फिया आता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को कह रहे होते हैं, तो एस्पिरिन मोस्ट कॉमनली उसमें यूज़ हो रहा होता है। देन उसके बाद थेरेप्यूटिक यूजेस की बात की जाए तो एंटीप्यूरेटिक यूजेस आते हैं फीवर में। कार्डियोवास्कुलर एप्लीकेशन में इनहिबिटेड कर रहा था प्लेटलेट की एग्रीगेशन को, थस सब्सिक्वेंटली रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट। एक्सटर्नल एप्लीकेशन एग, कॉर्न्स और वॉट्स सेलिकिक एसिड को हम यूज़ कर रहे होते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया, इम्पेयर डाइजेशन और ब्लीडिंग हो रही होती है। ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज होता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है जिसमें हाइपरथेरेमिया, हाइपरसेंसिटिविटी एंड राइड सिंड्रोम्स आ रहा होता है। अब आते हैं सेलॉक्सिब। सेलॉक्सिब और उसमें क्या फ़र्क आता है, सेलॉक्सिब और एस्पिरिन में फ़र्क ये है, एस्पिरिन हमने पढ़ा इरिवर्सिबल है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। हमने कहा वो CO-X1 की इनहिबिटर थी एस्पिरिन, जबकि ये CO-X2 का इनहिबिटर होगा। ये 2-3 डिफरेंस है, बाकी यूजेस इसके आ जाते हैं। सेलॉक्सिब जो है selective to CO-X2 as inhibitor, significantly more selective होती है inhibition of CO-X2 then CO-X1। CO-X1 को एस्पिरिन करी थी। Unlike the inhibitor of X01 aspirin, which is rapidly irreversible, the inhibition of X2 is irreversible। Therapeutic use क्या है, RA हमारे में रेमेडाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और क्यूर टू माइल्ड पेन में हम यूज़ कर रहे थे। एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहा है, जब सेलॉक्सिब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे पास हेडेक, डिस्पेप्सिया, डायरिया मोस्ट कॉमनली हो रहा है, एब्डोमेन पेन, हाइपरथेरेमिया। हाइपरथेरेमिया वो होता है जिनके ऊपर हाई रिस्क होता है अल्सर का, तो उसमें हम अवॉइड कर रहे होते हैं। जिनमें हमारे पास हाइपरथेरेमिया आ गया, फिर उसके बाद हाई रिस्क ऑफ अल्सर जिनमें है, तो उनमें हमने क्या किया, अवॉइड किया इनको। देन उसके बाद एसिटोमॉर्फिन आ रहा होता है। एसिटोमॉर्फिन मोस्ट कॉमनली जो पैरासिटामोल और पैनाडोल हम यूज़ कर रहे होते हैं उसे ही कह रहे होते हैं। एसिटोमॉर्फिन जो रहता है वो हमारे पास इनहिबिटर है किसका, प्रोस्टेटाग्लैंडिन की सिंथेसिस का, CNS में कर रहा होता है। इसकी एंटीप्यूरेटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, मतलब पेन को भी कम किया और फीवर को भी कम किया। इसको हम बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ कर रहे होते हैं। लेस इफेक्ट होता है सेलॉक्सिजेनेसिस इन पेरिफेरल टिश्यू। अब ये क्या है, हमारे पास पेरिफेरल टिश्यू में लेस सेलेक्टिव है, CNS पे इसने जाके काम करना है, जिसके अकाउंट में ये वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी रख रहा होता है, ठीक है, इनएक्टिव हमारे पेरिफेरल टिश्यू की तरफ। एसिटोमॉर्फिन इफेक्ट नहीं कर रहा होता प्लेटलेट के फंक्शन को, इंक्रीज कर रहा होता है ब्लीडिंग टाइम, नॉट कंसिडर टू बी यूज एज एंसिड। थेरेप्यूटिक यूज़ की बात की जाए तो ये सूटेबल है, सब्सिट्यूट है एंटीपायरेटिक, एंटी एलर्जिस्ट के लिए तौर पे आप पेशेंट को गैस्ट्रिक कॉम्प्लेन्स हैं उनके साथ भी हम रेकमेंड कर रहे होते हैं। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम इज़ नॉट डिजायरेबल, दोज हु डू नॉट रिक्वायर द एंटी इन्फ्लेमेशन एक्शन ऑफ एनसिड, चिल्ड्रन विद द वायरल इन्फेक्शन जैसे चिकन पॉक्स के हो गए, तो नॉर्मली हम कह रहे थे एसिटोमॉर्फिन यूज़ करें। देन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, हेपेटिक हमारे पास नेक्रोसिस ला रहा होता है, लार्ज डोज लेना तो लिवर डैमेज हो जाता है पैनाडोल ज़्यादा खाने से। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।